बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IOS स्कूल से उर्दू की क्लास 1 की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। तदरीसी अमल शुरू करने से पहले आप मेरी कुछ हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले जिन बच्चों ने अपने दुरुस्त नाम नहीं शामिल किए हैं वो अपने दुरुस्त नाम के साथ शामिल हों, वरना आप ये क्लास नहीं ले सकेंगे। रफ कॉपी और पेंसिल अपने पास रखें। तदरीस के दौरान ना समझ में आने वाली बातें तदरीस मुकम्मल होने के बाद मैसेज के जरिए पूछिएगा। अपने कैमरे बंद कर दीजिए। ये है आपकी किताब आफाक सीरीज, इसे आप खोल लीजिए। आफाक सन सीरीज प्राइमरी तालीम उर्दू पहली जमात। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है गुफ्तगू के आदाब। ये देखें, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है। गुफ्तगू क्या होती है? गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत। आदाब क्या होते हैं? तौर तरीके। तो बातचीत करने के तौर तरीके आपको नजर आ रहा है। देखिए, कुछ इनमें तस्वीर हैं जिनमें जब हम मिलते हैं तो क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो यहाँ पे पहल जो है बताया जा रहा है गुफ्तगू के तरीकों में सलाम को जो है बताया जा रहा है कि जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले सलाम करते हैं। फिर दूसरा जो है एक क्लासरूम का पूरा वो एक मंजर दिखाया गया है कि बच्चे बहुत तमीज के साथ बैठ के अपना जो है स्कूल का काम कर रहे हैं। तो ये भी आदाब में आ जाता है कि हमें क्लास में किस तरह बैठना चाहिए और किस तरह अपना काम अंजाम देना चाहिए। अब नीचे एक और तस्वीर नजर आ रही है जिसमें बच्चों ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। जब आपसे कोई भी सवाल किया जाए तो ये भी एक आदाब में शामिल है कि उसका जवाब आपने अपना हाथ खड़ा करके देना है, यानी कि एक साथ नहीं बोलना है, हैंड को रेस करना है ताकि आपकी टीचर आपको समझ जाए कि आपने कोई बात करनी है या कोई जवाब देना है। एक और ये जो आपके सामने पिक्चर है, सामने टीचर हैं और जो है सारे जो है स्टूडेंट जो है बैठे हुए हैं और बहुत गौर से टीचर की बात सुन रहे हैं। ये भी आदाब में शामिल है कि जब टीचर पढ़ा रही हो, उस्ताद पढ़ा रहे हो, तो आपने उनकी जब वो लेक्चर दे रहे हैं तदरीस के दौरान आपने बोलना नहीं है। बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से सुनना है कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं या वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो ये आज का हमारा उन्वान है, गुफ्तगू के आदाब। अब आप अपनी किताब का सफा नंबर 32 खोल लीजिए। देखिए, उन्वान गुफ्तगू के आदाब। सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी बुलंदख्वानी करूंगी और आपने इसे गौर से सुनना है। जो बात ना समझ में आए उसे आप खत कशीदा कर लीजिएगा और खत कशीद करने के बाद आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अहम अल्फाज हैं पुरजोश, बातचीत, नरमी, इंतजार, इशारा। मैं सबक पढ़ने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। आज जमात के सारे बच्चे बहुत पुरजोश हैं। वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उस्तानी साहिबा की जमात में दाखिल होते ही तमाम बच्चे खामोश हो गए। उस्तानी साहिबा ने पूछा, बच्चों, कल आपने चिड़ियाघर की सैर की, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। सब बच्चे अपनी बात सुनाने के लिए एक साथ बोलना शुरू हो गए। किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। उस्तानी साहिबा ने जैसे ही चुप रहने का इशारा किया, सब बच्चे खामोश हो गए। उस्तानी साहिबा, बच्चों, बात करने के कुछ आदाब होते हैं। ऐसे बात करने से किसी की बात समझ में नहीं आएगी और ना ही मुकम्मल होगी। क्या सबका इकट्ठे बोलना अच्छी बात है? जी नहीं। सब फिर बुलंद आवाज से बोले। उस्तानी साहिबा, बेटा, जमात में कोई सवाल पूछना चाहिए चाहे या किसी सवाल का जवाब देना चाहे तो वह हाथ बुलंद करके अपनी बारी पर सवाल पूछें या जवाब बताएं। गुफ्तगू के आदाब में बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बात हमेशा आराम और नरमी से करनी चाहिए, दरमियानी आवाज में बोलना चाहिए, ना तो बहुत चीख कर और ना बहुत आहिस्ता बात करनी चाहिए कि किसी को सुनाई ही ना दे। उस्तानी साहिबा ने पूछा, बच्चों, अब आप बताएं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। इस बार तमाम बच्चे खामोश रहे।
और चंद बच्चों ने हाथ बुलंद किया। उस्तानी साहिबा, जैन, आप बताएं। जैन, उस्तानी साहिबा, बड़ों के साथ आराम से बात करनी चाहिए और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। उस्तानी साहिबा, बहुत खूब, आप सब बात करते हुए गुफ्तगू के आदाब का जरूर ख्याल रखा करें। अब देखिए आपको ये ब्लॉग में नजर आ रहा है। आइए मजीद जाने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते नरमी से करते और ठहर ठहर कर करते ताकि दूसरे उसे अच्छी तरह समझ लें। मैंने आपके सामने पूरे सबक की बुलंद पानी की। अब मैं आपके सामने सबक की वजाहत करूंगी कि इस सबक में हमें क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं उसी हदीस को लूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते नरमी से करते और ठहर ठहर कर करते ताकि दूसरे उसे अच्छी तरह समझ लें। ये हदीस हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि देखिए जो कायनात के सबसे प्यारी हस्ती, इस कायनात की प्यारी हस्ती ने हमें सिखाया कि बोलने का अंदाज क्या होता है। अंदाज किसे कहते हैं? अंदाज का मतलब होता है कि वो अंदाज जिससे हमारे किसी को भी बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। अब कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। ये सूरह लुकमान की आयत में से है कि आवाजों में से सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, क्योंकि वो बहुत चीखती चिंगाड़ती सी आवाज है जो कानों को भरी नहीं रखती। तो और उसमें जो है फिर ये भी बताया जा रहा है कि अपनी आवाज को धीमा रखो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से धीमा रखो, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर तरीके से हमें बहुत सारी जिंदगी के आदाब सिखाए हैं, तो उसमें गुफ्तगू का सबसे पहला जो आया है वो गुफ्तगू के ही आदाब है। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर हैं। और इखलाक क्या होता है? आपका अंदाज, आपकी बातचीत का तरीका। और बातचीत क्या होती है? बातचीत हमारे अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। जो भी हम अल्फाज का चुनाव करते हैं, जो भी हम अल्फाज बोल रहे होते हैं, वो हमारी बातचीत कहलाती है। और गुफ्तगू किसे कहते हैं? गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत। जो बातचीत हम कर रहे हैं वही बातचीत जो है वो गुफ्तगू कहलाती है। एक जगह हदीस है कि खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नजदीक सबसे बुरा इंसान वो है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। देखिए कितनी बड़ी बात बताई जा रही है कि बदजुबानी क्या होती है। मतलब आपकी बुरा लबो लहजा, आपके अल्फाज का बुरा चुनाव, यानी जो आप अल्फाज बोल रहे हैं वो उन अल्फाजों का बुरा चुनाव जो है वो बदजुबानी कहलाती है। बात करने के दो तरीके होते हैं। अगर हमने अपनी किसी को अपनी बात समझानी है तो वो अच्छी बात अगर हम चीख कर करेंगे तो वो किसी को समझ में नहीं आएगी, बल्कि उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, सामने वाले पे बहुत बुरा असर पड़ेगा कि इससे तो बात करने का तरीका ही नहीं आता है। लेकिन वही बात आप प्यार से अच्छे से अंदाज में समझाएंगे तो वो क्या होगा? वो दिल में उतर जाएगी, वो असर करेगी। तो इसलिए हमें अपनी बातचीत नरम लहजे के साथ करनी चाहिए। जब भी बात की जाए तो ऐसे करें कि लोग जब भी बात करें, जैसे अब आपने देखा दो बड़े बात कर रहे हैं, तो जब भी बात करें तो उसको गौर से सुने कि उस पर बताया क्या जा रहा है। और हमें ये आदाब में है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब तक उन दो लोगों की बात कंप्लीट ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए, तो बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, ताकि दूसरे को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले और आपको भी पता हो कि वो बोल क्या रहा है। जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता होगा कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है। और जब आप अपनी बारी पे बोलेंगे तो वो सुनेंगे। जैसे कि आपको ये तरीके बता दिए गए हैं गुफ्तगू के। अब आप देखिए आपके सामने ये पिक्चर है, पहली पिक्चर जो है 32 नंबर पे ये पिक्चर है। इसमें दिखाया है कि टीचर आई हैं और सब अपनी अपनी बातें करें। अब क्या उस्ताद को समझ में आएगा कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सब एक साथ बोलना शुरू हो गए हैं। किसी ने भी ये नहीं किया कि अपनी बारी का इंतजार या टीचर की बात सुनी जाए। अब आप दूसरी और देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। बातचीत
हाँ, बातचीत में हमेशा सच बोलना चाहिए, बातचीत आराम से करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए और नरमी से बात करनी चाहिए। अब आप दूसरी पिक्चर देखें, ये देखें, ये एक आइडियल क्लासरूम का जो है एक मंजर है आपके सामने कि एक बेहतरीन क्लास के टीचर ने बात की, बच्चों ने हाथ उठाया और उसका जवाब दिया। इस तरह क्या होता है, हमारी बात भी टीचर को भी समझ में आती है और टीचर की बात हमें समझ में आती है। ये तो एक क्लास की बात की। और जो पहले जो मैंने आपको बताया वो पूरे मुआशरे की बात की कि हमें किसी से बस जबानी से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा तौर तरीका अपनाना चाहिए बातचीत में, नरम लबो लहजा होना चाहिए जो कि बात को समझाने में असर रखता है। अगर हम वही लबो लहजा चीख चिल्ला कर बात करेंगे तो वो हमारी समझ में नहीं आएगी, उल्टा गलत उसका असर पड़ेगा। अब ये आपके सामने जो ये जो इसमें बताया गया है, पहला जो पैराग्राफ है, मैं वो अब इसकी वजाहत करूंगी कि आज जमात के सारे बच्चे बहुत पुरजोश हैं, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो क्यों पुरजोश है, क्योंकि वो चिड़ियाघर की सैर करके आए थे। तो बहुत पुरजोश का मतलब होता है बहुत ज्यादा जज्बाती, बहुत ज्यादा खुश होकर। तो वो आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। तो उस्तानी साहिबा जब क्लास में आई और उन्होंने देखा तो क्लास में सब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, सब बच्चे अब आपस में बहुत ज्यादा बोल रहे थे। तो जब उस्तानी साहिबा ने पूछा कि कल आप लोग ने चिड़ियाघर की सैर की, आज हम उस पर बातचीत करेंगे, तो सारे बच्चे एक साथ जो है ना बोलना शुरू हो गए। जब सारे लोग एक साथ मजलिस मजलिस कहलाती है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं उसे हम मजलिस कहते हैं। तो जब सारे बच्चे एक साथ बोलना शुरू हो गए थे तो टीचर को तो कुछ भी समझ में नहीं आना है ना, वो तो बात सर पे से ही गुजर जानी है। तो फिर क्या टीचर ने क्या कहा, उस्तानी साहबा ने सबको चुप होने का कहा कि आप लोग सब चुप हो जाएं। और अपनी बात करने के उन्होंने बच्चों को बताया कि बात करने के भी कुछ आदाब होते हैं। बात जब की जाती है तो उनको कुछ जो है आदाब के साथ किया जाता है कि उन आदाब का ख्याल किया जाता है। ऐसे बात करने से तो किसी की बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी। जब सभी एक साथ बोलना शुरू हो जाएंगे तो क्या कोई बात आपको समझ में आएगी कि क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आएगी और ना ही मुकम्मल होगी, मतलब मुकम्मल भी नहीं होगी। जाहिर, सब अपनी अपनी बोल रहे होंगे तो किसी की मुकम्मल भी नहीं होगी। और उन्होंने फिर बच्चों ही से पूछा कि क्या सबका एक साथ बोलना अच्छी बात है? और आप लोगों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है ना कि एक साथ बोलना अच्छी बात नहीं है। अभी आपके सामने सफा नंबर 33 पे उस्तानी साहिबा, बेटा जब जमात में कोई सवाल पूछना चाहे या किसी का जवाब देना चाहे तो हाथ बुलंद करके अपनी बारी पर सवाल पूछे। अब उस्तानी साहिबा ने बच्चों को समझाया कि बेटा जब आप लोग, अब मैंने आपसे इस तरह से सवाल किया है और आप सारे एक साथ शुरू हो गए तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कौन से बच्चे के दिल में कौन सी बात है, क्योंकि सारे आप सब एक साथ ही बोलना शुरू हो गए हैं और जब सबकी आवाजें एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक बुरी आवाज का मंजर पेश करती हैं। तो फिर सानी साहिबा ने यानी कि टीचर ने बच्चों को जमात में समझाया कि आपको जब भी कोई सवाल करना है या जब भी कुछ पूछना है तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना हाथ खड़ा करें। जब आप क्लास में बैठ के अपना हाथ खड़ा करेंगे तो क्या होगा, टीचर को पता चल जाएगा कि आपको कोई मसला है, आपको कुछ पूछना है या आपको कोई बात करनी है या कुछ भी। तो ये आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, तो ये आप लोगों को भी आदाब सिखाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप क्लास में आएंगे तो किस तरीके से बैठेंगे, किस तरीके से अपना सवाल पूछेंगे। फर्स्ट आप अपना जो है हाथ खड़ा करेंगे, फिर टीचर आपकी तरफ खुद ही मुतवज्जा हो जाएगी, यानी उनकी जो है जो अटेंशन है वो आपकी तरफ हो जाएगी कि क्यों इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, तो वो आपको खड़ा करके पूछेंगी कि क्या मसला है। तो फिर आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगा, मसला होगा या कुछ पूछना है या जो भी है वो आप बताएंगे। तो ये बात करने का क्लास में तरीका होता है, ये गुफ्तगू के आदाब में शामिल है। अब गुफ्तगू के आदाब में सिर्फ यही नहीं कि आपने हाथ खड़ा कर लिया और तरीके से बात कर ली, गुफ्तगू के आदाब में एक सच बोलना भी शामिल है। सबसे पहले जो हमारा जिसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच बोलना चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बोला करते थे, हमेशा सच बोला करते थे। तो इस बात को हमें इस पे अमल करना चाहिए कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से क्या होता है, सच बोलने से ये होगा कि आप जब भी बात करेंगे तो लोग आपकी बात का यकीन करेंगे और एक ही बात बार में आपको दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको पता होगा ये तो बच्चा झूठ ही नहीं बोलता है। लेकिन अगर आप बात बात पर झूठ बोलते होंगे, गलत बयानी से काम लेते होंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा, सबको पता चल जाएगा, अरे ये तो बच्चा बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे गलत बयानी करता है ये बच्चा, तो इसकी तो बात पे यकीन ही ना करो।
आप जब सच बोलेंगे तो भी कोई यकीन नहीं करेगा आपकी बात पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये हमारे आदाब का पहला तरीका है, गुफ्तगू के आदाब का। दूसरी बात, बातचीत करते हुए हमें अपने लबो लहजे का ख्याल करना चाहिए, अंदाज का ख्याल करना चाहिए कि हमारा लबो लहजा नरम हो, जो कि दूसरों को समझ में आ जाए। अब अगर मैं चीख कर आपसे बात करूं, अब मैं चीख कर आपको यूं जवाब दूं, तो क्या होगा? आप तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे, फिर आप तो कहेंगे टीचर तो बहुत सख्त है, टीचर तो बहुत गुस्से वाली है, टीचर तो फौरन हमें जवाब दे देती है, तो हम नहीं पूछ रहे, हमें डर लगता है इनसे। लेकिन मैं अगर आपसे प्यार से बात करूंगी और बहुत प्यार से आपके साथ पेश आऊंगी, तो क्या होगा? आपको कोई भी सवाल करना होगा तो आप आराम से कर सकते हैं फिर वो सवाल, क्योंकि फिर आपको डर नहीं होगा। आपको पता होगा कि मिस का लहजा जो है, टीचर का लहजा जो है, वो बहुत नरम और मुलायम है। तो इसी चीज को हम भी अपनाते हैं। जब भी कोई अच्छी बात हम देखते हैं तो उसे हम अपनाते हैं। अपनाने का मतलब उसको हम अमल करते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। तो हमारा लबो लहजा नरम होना चाहिए और बहुत आराम से बात करनी चाहिए, और बहुत ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, मतलब सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। अब हम तेजी से अपनी बात बहुत बहुत तेज लहजे में अपनी बात करते चले जाएंगे तो हम किसी को अपनी बात नहीं समझा सकेंगे। लेकिन वही बात हम अच्छे से स्टाइल में, अच्छे से अंदाज में, नरम लहजे में, आराम आराम के साथ वो बात करेंगे तो वो बात दिल में उतर जाएगी और असर भी करेगी, फिर आप उस पर अमल भी करेंगे। अब एक और तरीका टीचर ने देखे यहाँ पर बताया है कि दरमियानी आवाज में बोलना चाहिए, और बहुत चीख कर नहीं बोलना चाहिए और बहुत आहिस्ता भी नहीं बोलना चाहिए। दरमियानी आवाज यानी मियाना रवि, जो बीच का तरीका होता है, मतलब ऐसी आवाज इख्तियार करे जो कानों को अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि वो जो है वो आपके कानों को बुरी लगे। दरमियानी आवाज में बोले कि सुनने वाला आराम से सुन सके। इतना भी आहिस्ता ना बोले कि अगले बंदे को आपकी बात ही ना समझ में आए कि ये बोल क्या रहा है मुंह मुंह में। तो अपनी आवाज को दरमियाना रखें, और एक जो चीख कर बात करते हैं ना, वो चीख कर बात ना करें, आहिस्ता आहिस्ता बात करें, और इतना भी आहिस्ता ना बोले कि किसी को सुनाई ही ना दे। आप देखें इस पैराग्राफ में टीचर साहबा क्या बता रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही आ गया कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। क्या हमें अपने बड़ों से चीख कर बात करनी चाहिए, या हमें अपने बड़ों को फौरन जवाब दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जब दो बड़े बात कर रहे हों और आप छोटे हैं, आपको अपनी बात करनी है, बीच में आपको याद आ गया कि मैंने कोई बात करनी है इनसे। अब मम्मी पापा ही की मिसाल ले लेते हैं, दोनों बड़े हैं ना, अब दोनों बात कर रहे हैं और बीच में आपको भी कोई बात याद आ गई है, तो आपने बीच में नहीं बोलना है। पहले क्या करेंगे? पहले आप उनकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे कि ये अपनी बात को खत्म कर लें। ऐसा नहीं होगा कि आपने उनको मम्मा मम्मा या पापा पापा करके अपनी बात सुनाना शुरू कर देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही गुफ्तगू के आदाब कहलाते हैं कि पहले आप अपने बड़ों की बात को गौर से सुनेंगे और उनकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे। जब उनकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप अपनी बात स्टार्ट करेंगे, अपनी बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि बड़ों के साथ बहुत अदब के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। हम हमसे अगर कोई काम कहते हैं, घर में बड़ी आपी भी होती हैं, पापा भी होते हैं, बड़े भाईजान भी होते हैं, सबका अदब हम पर लाजिम है। वो हमसे बड़े हैं तो उनका अदब करना हम पर लाजिम है। और यही हमें इस सबक में सिखाया गया है, गुफ्तगू के आदाब, कि अगर आप ही ने कोई काम कहा या भाईजान ने कोई काम कहा तो बहुत प्यार के साथ उस काम को अंजाम दें। और दूसरी बात, उनसे किस तरह बात करनी है, अपने बड़ों से, अपने मामा पापा भाई आपी और दूसरे जो बाहर के लोग हैं, उनसे हमें किस तरह बात करनी है। उनसे हमें बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बात करनी है, कि और बहुत आराम के साथ, कि वो उनको बुरी ना लगे कि ये तो भाई बहुत बदतमीज है, इन्हें तो बात ही करना नहीं आती है, कोई तमीज ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये गुफ्तगू के आदाब में काउंट होती है। और हमें बताया भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल, जो कि कायनात के लिए एक क्या है, रोल मॉडल यानी कि नमूना है। यानी उनकी जात हमारे लिए एक नमूना है जिसको हम फॉलो करते हुए, यानी कि जिस पे अमल करते हुए हम जो है एक अच्छी जो है जिंदगी को जो है अपना सकते हैं, जो कि इस्लाम के मुताबिक होगी और हमारे इस मुआशरे के मुताबिक होगी। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते थे तो बहुत नरमी से करते थे। तो भाई उन्होंने अपने तौर तरीके से बता दिया, अपने इखलाक से बता दिया कि बात को किस तरह करना चाहिए, किस तरह बात करने का तरीका है। और
इतना ठहर ठहर कर बोलते थे कि मैंने उसके बारे में ये भी पढ़ा कि वो बोल रहे होते थे ना, तो अगर उनके अल्फाज कोई काउंट करना चाहता यानी गिनना चाहता तो वो उनके अल्फाज गिन भी सकता था। मतलब वो इतने आराम से बात करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे आदात पर या उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें और अपनी बातचीत में नरमी लाएं और अपने अखलाक को बेहतरीन बनाएं। और हर एक की नज़र में जब हमारा अखलाक अच्छा होगा, हम सच बोलेंगे, नरमी से बात करेंगे, तो सीधी सी बात है, हम सबके पसंदीदा बन जाएंगे, सब हमें पसंद करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, क्योंकि सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होता है। और अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जिनके इखलाक अच्छे होते हैं। इखलाक यानी आपका जो भी तौर तरीका है, वो सारा रहने का, बोलने का, ये सारा तौर तरीका आपका अखलाक में आता है। जब आपका अखलाक अच्छा होगा तो सब आपको बहुत पसंद करेंगे और दूसरी अल्लाह ताला भी खुश होंगे। और सबसे बड़ी जो इज्जत बढ़ेगी वो आपकी अपनी इज्जत बढ़ेगी, आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी, माशरे में आपको भी कामयाबी मिलेगी इस माशरे में। तो ये मेरा पूरा का पूरा आपके सामने सबक था, यकीनन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 34 पर है आपके अल्फाज मायने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इकट्ठे, इकट्ठे का मतलब एक साथ। एक नया वर्ड है, बोलने में हम बोलते हैं लेकिन इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए आपको। तो इसके मायने हैं एक साथ। गुफ्तगू, जैसे कि मैंने बताया, बातचीत। आदाब, आदाब का मतलब होता है तौर तरीका। यहाँ तो अदब की जमा लिखा गया है ना, तो अदब क्या होता है, तौर तरीका होता है ना आपका, तमीज, अदब से बात करना जो है। बुलंद, ऊंचा, पुरजोश, जोश से भरा हुआ। चीखना, ऊंची आवाज में बात करना। आइंदा, आने वाली या आने वाला। ठहर ठहर, रुक रुक कर। ये आपके अल्फाज मायने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपनी दूसरी मश्क की तरफ आते हैं, तफहीम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सवाल जवाब सफा नंबर 34 पर मौजूद है और मैंने इनके जवाब जो हैं बना दिए, लिख दिए, ताकि आप आराम से ये काम कर सकें। और ये काम आपने कॉपी में करना है, तहरीर फेयर कॉपी पे। सवाल नंबर 1 है, बच्चे सैर करने कहाँ गए। मैंने आपने हमने शुरू में ही पढ़ा कि बच्चे सैर करने के लिए चिड़ियाघर गए। अच्छा, दूसरी बात, ये चुड़िया नहीं होता है, चिड़िया होता है। लफ्ज क्या होता है, चिड़िया, नॉट चुड़िया। सवाल नंबर 2, कमरा जमात में शोर क्यों था। जवाब है, सब बच्चे अपनी अपनी बात सुना रहे थे, इसलिए जमात में शोर था। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से क्या फायदा होता है। जवाब है, गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से हम अपनी बात दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं। सवाल नंबर 4, बड़ों से बात करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए। बड़ों के साथ आराम से बात करनी चाहिए और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनको हमारी बात समझ में आए और दिल को भली लगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब आपके हैं अल्फाज साजी। इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। और ये आपका कौन से सफ़े पे मौजूद है, कौन सा है सफ़ा 35 सफ़ा नंबर 35 पर ये मश्क है कि इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें, यानी कि अल्फाज को तोड़ना। लफ्ज आपके सामने है बुलंद। अब ये पूरा किस तरह बना है, बे, लाम, नून, दाल, क्या हो गया, बुलंद। गुफ्तगू, गाफ, पे, ते, गाफ, वाव, ये बन गया गुफ्तगू। हमेशा, अब देखिए शुरू में क्या आ रही है, लटकी हुई है, तो लटकी हुई है को हम गोल वाली है कहते हैं। तो गोल वाली है मीम, हमें, हमें तो यानी क्या हो गया, बड़ी ये आई, हमें, और शीन है, क्या बन गया, हमेशा। इंतजार, अलिफ, नून, ते, जोए, अलिफ, रे, इंतजार। आपके पास 5वां है वतन, वाओ, तोए, नून।
वतन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपने कॉपी में, फेयर कॉपी में काम करना है। बुक में तो है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड भी मैंने शामिल किया है ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपने ये करना है। फिर आपका है अल्फाज मुज़क्कर के मुअन्नस बनाना। ये आपका सफा नंबर 36 पर मौजूद है। पहला क्या है? मुर्गा। मुर्गा की मुअन्नस कौन होती है? मुर्गी। देखिए अल्लाह पाक ने सबके जोड़े बनाए हैं, ये जोड़े मैं आपको बता रही हूँ कि मुर्गा का मुर्गी, बकरा बकरी, गधा गधी, चूटा चूटी। और मकड़ा जो है मैं लिखना शायद वो हो गया, तो आप मकड़ा का मकड़ी लिख लीजिएगा। और ये काम जो है आपने बुक में करना है, ये बुक वर्क है। अब आपके पास है सफा नंबर 36 पर ही, और ये आपने क्या करना है, इसमें का, की, के का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। देखिए ये का, की, के, ने जो ये अल्फाज हैं, ये जुमलों को मुकम्मल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनके बगैर हमारे जुमले मुकम्मल नहीं होते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, का कहाँ लगता है, की कहाँ लगता है और के कहाँ लगता है, ये आपको हम बता रहे हैं कि बड़ों डैश अदब करना चाहिए। अब जुमले की मुनासिबत से देखिए तो बड़ों के तो नहीं आएगा ना कि बड़ों के अदब करना चाहिए या बड़ों की अदब करना चाहिए, तो क्या आएगा? बड़ों का अदब करना चाहिए। बात करने डैश कुछ आदाब होते हैं, तो बात करने का कुछ आदाब होते हैं, ये तो नहीं आएगा ना। तो बात करने की कुछ आदाब होते हैं, ये भी नहीं आएगा। ये आपने इसमें से सुटेबल लगाना है, खुद देखिए ये क्या आएगा। फिर आप नीचे आ जाए। हर बच्चे ने अपनी बात बताने डैश कोशिश की। हर बच्चे ने अपनी बात बताने का कोशिश की, या हर बच्चे ने अपनी बात बताने को कोशिश की, या की आएगा। आपने ये भी देख के लगाना है, ये काम आपने खुद करना है, ये घर का काम है आपका, ये आपने फेयर कॉपी में करना है और खुद से करना है। जमात डैश सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे। अब जमात का सारे बच्चे तो नहीं आएगा ना कि जमात का सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे या जमात की सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे। अब आपने इसमें से चूज करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है कि क्या कौन सा आएगा, का, की, के, और उनको लगाते हुए आपने ये मश्क कंप्लीट करनी है, मुकम्मल करनी है, और इसे आपने फेयर कॉपी में तहरीर करना है। अब आ जाए दूसरे अपने उस पे, ये भी आपके घर का काम है। हैं और हूं का इस्तेमाल करें और जुमला मुकम्मल करें। वाहिद अल्फाज के साथ हम है लगाते हैं, ये लड़का है, और जमा अल्फाज के साथ हम हैं लगाते हैं। है ये नूना है, वो हम कौन से अल्फाज के साथ लगाते हैं? जमा, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ। जैसे ये किताबें हैं, किताब तो नहीं है ना, अगर ये होता कि ये किताब तो हम क्या लगाते है, ये किताब है। लेकिन जब बहुत सारी किताबें आ गई तो क्या लगाएंगे? ये किताबें हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये लड़का, एक लड़का खड़ा है ना, तो ये लड़का है। लेकिन जब बहुत सारे लड़के आ गए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? ये लड़के हैं। तो है और है का फर्क ये है कि है जो है वो वाहिद अल्फाज के साथ लगता है, और है जो है वो जमा अल्फाज के साथ लगता है। और हूं को भी हम जुमलों को की मुनासिबत से लगाते हैं कि जैसे कि मैं बोलूंगी मैं पढ़ती, तो मैं ये लगाऊंगी मैं पढ़ती है, या मैं ये लगाऊंगी मैं पढ़ती हैं। मैं ये तो नहीं लगाऊंगी ना, जब मैं अपने आप की बात कर रही हूँ तो मैं पढ़ती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं अपने साथ इस तरह के अल्फाज लगाऊंगी। समझ में आ रहा है? तो ये वाली एक्सरसाइज जो है, सना एक ज़हीन बच्ची। अब देखिए सना कौन सा वर्ड आ गया? सना जो है वाहिद अल्फाज है, तो वाहिद के साथ क्या लगेगा? वो आपने देखते हुए लगाना है। सना एक ज़हीन बच्ची है, और ये आपका घर का काम है। उसके पास बहुत से खिलौने डैश। अब खिलौने क्या है? जमा। एक खिलौना आता तो है आता, लेकिन जब बहुत सारे खिलौने हैं तो क्या आएगा? है। तो इसके पास बहुत से खिलौने हैं। मैं सना का भाई। अब यहाँ पे क्या बात आ गई? मेरी बात आ गई कि मैं सना का भाई है आएगा या है आएगा? मैं सना का भाई हूँ। तो ये मैंने आपको पहचान बताई है और इस्तेमाल बताया है। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। अब देखिए हम दोनों की बात आ गई ना, यहाँ पे जमा का इस्तेमाल किया गया है, जमा जुमला है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये आपका घर का काम है, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आपने कॉपी में करना है और खुद से इसे इसको जो है फिल करना है। घर के काम का मैं सवाल पढ़ देती हूँ। का, की, के का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। हैं, हैं और हूँ का इस्तेमाल करें और जुमले मुकम्मल करें। जैसा कि मैंने अभी आपको आपके समझा दिया है। यकीनन आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे सबक भी सीखा होगा कि हमें अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए बातचीत करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे और आप लोग तंदुरुस्ती हजार नेमत है पढ़िएगा पहले से ही, ताकि आपको उसके बारे में पता हो कि उसमें क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।